है एवरीवन। आप सुन रहे हैं मेरी कहानी इश्क मुर्शिद मेरे आने की दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 41। अचानक से कृष्णकांत जी का थप्पड़ खुद के गालों पर पड़ता हुआ देख राम अपनी जगह पर बिल्कुल जम सा गया था। पलकें कस चुकी थी, लेकिन दूर खड़ी शताक्षी और रमा चौधरी घबराहट में उनकी तरफ ही बढ़ गई थी। कृष्णकांत, ये आप क्या कर रहे हैं? कोई अपने जवान बेटे पर ऐसे। लेकिन उससे पहले ही गुस्से से भरी नज़रों को खुद के ऊपर देख रमा चौधरी सकपका सी गई थी। तभी गुस्से में ही कृष्णकांत जी ने आगे कहा, तुम्हें ये सवाल मुझसे नहीं अपने इस लाडले बेटे से करना चाहिए कि मैंने आज तक कभी भी अपने बच्चों को इस तरह का संस्कार नहीं दिया था कि वो ऐसे ऐसे मेरे मान सम्मान का धज्जियाँ उड़ा कर रखते। फिर आज इसने मेरे दोस्त के सामने मेरी इज्जत का तमाशा क्यों बनाया? आज राधे के सामने मेरी नज़रें नीचे झुकी हुई थी, यहाँ तक कि वो बच्ची जिसे मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि मैं उसके साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा, आज उसके सामने भी मैं खुद को कितना छोटा, कितना धोखेबाज महसूस कर रहा था। तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी है कि रमा, इस वक्त मैं खुद को कितना शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ? कृष्णकांत, मैं आपकी फीलिंग समझती हूँ, लेकिन अब इन सब बातों पर बात करने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं है ना। सिया, वो तो पहले दिन से यही कहती आ रही थी कि वो इस रिश्ते को, यहाँ तक कि इस शादी को भी नहीं मानती है। एक दिन वो यहाँ से चली जाएगी। तो आज उसके बाबा आए और वो उनके साथ चली गई। अब इसके लिए मेरा राम कहाँ गलत हो गया? व्हाट? सिया चली गई? कहाँ चली गई मॉम? और वो ऐसे कैसे जा सकती है? जहाँ अभी कृष्णकांत जी के गुस्से को शांत करने की कोशिश करते हुए रमा चौधरी का इतना कहना था कि उनकी बातों के बीच में ही राम चौंक सा गया था। इस वक्त राम के चेहरे पर भी एक बेचैनी साफ नजर आ रही थी। लेकिन बात कहीं बिगड़ न जाए, पास से खड़ी शताक्षी की तरफ देखते हुए रमा चौधरी ने कुछ इशारे किए थे, जिन्हें समझते हुए शताक्षी ने आगे बढ़कर राम के बाजुओं को पकड़ लिया था। आराम बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी अंदर चलना चाहिए। अभी भैया थोड़े गुस्से में हैं, तो अभी तुम। वेट अ सेकंड बुआ जी, पहले आप ये बताइए कि क्या आज सिया के बाबा यहाँ आए थे? अपनी बाजुओं से शताक्षी की पकड़ को झटकते हुए राम ने थोड़ी सख्ती में कहा था। तो वही शताक्षी ने भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला दिया था। हाँ, और अपने वादे के मुताबिक वो उनके साथ वापस भी लौट गई। लेकिन इसे सुनते ही राम एक बार फिर से चौंक गया था। लेकिन वो ऐसे कैसे जा सकती है? और ये बात आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? जहाँ इस बार उसकी बातों को सुन कृष्णकांत जी के चेहरे पर एक हंसी फैल गई थी। रमा, मुझे लगता है कि तुम्हारे लाडले को किसी ड्रामा कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। इसके चेहरे के भाव देखो। अगर तुम्हें वाकई में इस बात से फ़र्क पड़ रहा है तो खुद जाकर उसे वापस क्यों नहीं ले आते? और एक नज़र खुद के चारों तरफ देखते हुए कृष्णकांत जी चौधरी भवन के भीतर चले गए थे, जिनके पीछे ही रमा चौधरी भी राम के बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, राम, घर के भीतर चलो। यहाँ खड़े होकर बेवजह तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर जाते हुए भी राम काफ़ी ज़्यादा झुझलाया हुआ था। मॉम, वो ऐसे कैसे जा सकती है? और डैड, आखिर डैड मुझसे किस बात के लिए नाराज़ है? राम, बात को समझने की कोशिश करो। मैं तो तुम्हारे डैड को समझा कर थक चुकी हूँ, लेकिन आज तक उन्होंने मेरी कभी सुनी है जो आज सुन लेंगे? रमा चौधरी ने कहा था। लेकिन राम के चेहरे पर अभी भी एक बेचैनी साफ नज़र आ रही थी, जिसे देखते हुए इस बार रमा चौधरी ने अपनी हथेलियों से उसके चेहरे को पकड़ लिया था। राम, जस्ट रिलैक्स। जिसे जहाँ जाना था वो जा चुका है। लेकिन पहले तुम ये सोचो कि सिया को आखिर हम लोग यहाँ ज़बरदस्ती तो नहीं रोक सकते ना। बेटा, वो तुम्हें या इस घर से उसे कोई लगाव नहीं था, तभी तो वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को पहले दिन से ही नकारते आ रही है। यहाँ तक कि उसकी बस एक ही इच्छा थी कि कब उसके बाबा यहाँ आएंगे
और वो उनके साथ वापस अपने घर लौट जाए। फिर अब तुम ही बताओ, क्या उसे यहाँ रोकना ठीक था? आखिर हम यहाँ उसे रोकते भी तो किस हक से रोकते? राम, तुम खुद समझदार हो। मुझे लगता है कि एक बार तुम्हें खुद इस पर सोचने की ज़रूरत है। और रहा सवाल तुम्हारे डैड का, तो वो बस अपनी दोस्ती के चक्कर में ये सब बातें कर रहे हैं, जबकि वह भी ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि इस तरह से ज़बरदस्ती करके वो तुम्हारे मन को सिया की तरफ डाइवर्ट तो कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर सिया के प्रति जिम्मेदारियों का बोझ तो डाल सकते हैं, लेकिन सिया, इतने दिनों में तुम्हें एक क्षण के लिए भी कभी लगा कि उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स है? बताओ राम। लेकिन कुछ सोचते हुए राम खामोश था। तो वही रमा चौधरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी और राम के कंधे को हल्का दबाते हुए उन्होंने आगे कहा, एक बार मेरी इन बातों पर ज़रूर सोचना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी जिम्मेदारी के बोझ तले तुम अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दो। और वहाँ से आगे बढ़ गई थी। तो इधर राम भी कुछ सोचते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था, जहाँ बेड पर रखा सिया का फ़ोन, जिसे वो जाने से पहले राम को लौटा गई थी। उसे देखते ही राम खामोशी से उस बेड पर ही बैठ गया था। तो उधर रमा चौधरी, जिनके चेहरे पर इस वक्त एक जीत की खुशी साफ नजर आ रही थी, अपने फ़ोन पर वेदिका का नंबर डायल करते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग, फाइनली राम अब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हुआ, लेकिन इस वक्त थोड़ा टूटा हुआ भी है। क्या करें, बिल्कुल अपने बाप पर गया है ना, इसलिए तुम्हें थोड़े एफर्ट्स लगाने होंगे। मतलब उसे खुद के साथ इतना बिजी कर दो कि वो उस सिया को भी सपना समझकर हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। और उस कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए रमा चौधरी एक बार फिर से मुस्कुरा दी थी। लेकिन अपने कमरे में मौजूद शताक्षी इस वक्त थोड़ी घबराई हुई से नजर आ रही थी। आशुतोष बख्शी, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। उस अकाउंट में पूरे 5 लाख रुपए थे और तुमने उसे एक रात में ही ख़त्म कर दिया। तुम होश में भी तो हो। इस बार अपनी बातों को कहते हुए शताक्षी के चेहरे पर एक झुंझलाहट भी साफ नजर आने लगा था। कितने मेहनत से मैंने वो पैसे संभाल कर रखे थे, लेकिन तुमने उन्हें एक रात में ही ख़त्म कर दिया। अरे बेगम साहिबा, तो इसमें इतना नाराज़ होने वाली क्या बात है? तुम्हारे उन पैसों को कहीं गलत जगह थोड़ी उड़ाया हूँ, मतलब कि काम की जगह पर ही खर्च किया हूँ। शताक्षी की बातों का जवाब देते हुए आशुतोष बख्शी ने काफ़ी आराम से कहा था, लेकिन शताक्षी अभी भी थोड़ी झुझलाई हुई और साथ में अब हल्के गुस्से में भी नजर आने लगी थी। और तुम्हारा वो काम की जगह क्या था जिसके लिए तुमने पूरे 5 लाख खर्च कर दिए? जिसके जवाब में आशुतोष ने कहा था, ज़्यादा कुछ नहीं, बस गैलेक्सी अपार्टमेंट में एक फ़्लैट लिया हूँ और एक आरामदायक गद्दा और ज़रूरत के सामान, जो इस फ्लैट को पूरी तरह से भर सके। क्या कहा तुमने? गैलेक्सी अपार्टमेंट? तुम होश में भी तो हो, या शायद इतने सालों में अपनी औकात भूल गए? आशुतोष बख्शी, तुम। अरे बेगम साहिबा, औकात और हैसियत ये सब छोड़ो। ये सारी बातें करने के लिए अभी पूरी उम्र बाकी है। पहले मुझे कुछ पैसे ला कर दो। दोपहर से कुछ खाया नहीं हूँ, अब तो रात भी होने वाली है। शताक्षी की बातों को बीच में काटते हुए आशुतोष का इतना कहना था कि इस पर शताक्षी काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी। क्या क्या कहा तुमने? मेरे पास अब कोई पैसे वैसे नहीं है। तुम खाओ या भूखे मरो, मुझे इन सब से कोई लेना देना नहीं है, समझे तुम? ठीक है, फिर मेरे स्वागत की तैयारियां करो। आज दामाद जी सालों बाद अपने ससुराल में पधारने वाले हैं। ससुर जी से कहना कि उनका दामाद मरा नहीं बल्कि जिंदा है, और इस बार कोई कंजूसी नहीं चलेगी, क्योंकि अब उनके बेटे के साथ साथ उनकी बहू और उनका वो पोता भी कमा रहा है। अब तो चौधरियों के पास पैसों की कमी थोड़ी रह गई है। तो इस बार आशुतोष, अपनी बकवास बंद करो। मिल जाएंगे तुम्हें पैसे,
लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा से मेरी ज़िंदगी में और मेरे घर के चौखट पे कदम रखने की कोशिश भूल कर भी मत करना। एड्रेस बताओ, मैं आ रही हूँ। आशुतोष की बातों को बीच में काटते हुए शताक्षी ने कहा। गुस्से और हल्के घबराहट में ही उस कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर दिया था। लेकिन इस वक्त एक डर से शताक्षी के माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थी, लेकिन आशुतोष के चेहरे पर एक हंसी थी। मेरी एटीएम मशीन, तुम्हारी बातें सर आँखों पर, बस तुम मेरी भी इच्छा को ऐसे ही पूरी करते जाओ, फिर तुम अपने घर और मैं भी अपने इस आलीशान से घर में काफ़ी खुश हूँ। और एक बार फिर से उसके चेहरे पर एक हंसी गूंज उठी थी। तो उधर अयोध्या पहुँचते ही सिया, दरवाजे पर खड़ी निर्मला जी जो सिया को देखते ही उनकी आंखें झलक आई थी, तो वही राधा और कंचन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। काफ़ी जल्दबाजी में आगे बढ़े और सिया के गले से लग गई थी। राम जी ने आज हमारी सुन ही ली। थैंक यू राम जी, मेरी सहेली से मुझे मिलवाने के लिए थैंक यू सो मच, सिया के गले लगते हुए कंचन ने कहा था। लेकिन सिया चौधरी भवन से बाहर निकलने के साथ साथ पूरे रास्ते बस खामोश थी। यहाँ तक कि घर पहुँचने के बाद भी उसके चेहरे पर एक खामोशी ही थी, जिस वजह से उसने कंचन की भी बातों का कोई जवाब नहीं दिया था। तभी कंचन खुद ही उससे दूर होते हुए बोली, इतनी दूर से आ रही है, काफ़ी थक गई होगी ना, पहले चलकर आराम कर ले, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। अभी तुझसे दिल्ली के किस्से भी तो सुनना है। सुना है दिल्ली काफ़ी खूबसूरत है। सिया, क्या सच में दिल्ली हमारे अयोध्या से ज़्यादा खूबसूरत है? माँ, अब तक कंचन के साथ खामोशी से आगे बढ़ रही सिया सामने चौखट पर खड़ी निर्मला जी को देखते हुए बस इतना कहा था। लेकिन अब तक उसका खामोश चेहरा, मायूस आंखों से एक नमी उतर आई थी और लगभग दौड़ते हुए उनके गले से लग गई थी। इस वक्त दोनों की आंखें छलक रही थी, एक दूसरे को काफ़ी मजबूती से पकड़े हुए थे, जैसे कि कोई उन्हें दोबारा से अलग ना कर दे। तभी सिसकते हुए ही निर्मला जी ने उसके सिर को चूम लिया था। कैसी है लाडो? एक पहर भी ऐसा नहीं बीता था जब तेरी याद नहीं आई थी। राम जी से हर वक्त बस तेरी ही सलामती मांगती रहती थी कि राम जी तेरा दामन खुशियों से आबाद रखें, तू जहाँ भी रहे बस खुश रहे। तो वही इस वक्त सामने ही खड़े राधे श्याम जी की भी आंखों के कोरों पर एक नमी ठहर गई थी। तभी उनके मोहल्ले का ही एक व्यक्ति उनकी तरफ ही बढ़ते हुए कहा, राम राम राधा जी, बस आपके ही आने का इंतज़ार हो रहा था। चलिए, पंचायत आपका ही इंतज़ार कर रही है। जहाँ उस व्यक्ति का इतना कहना था कि राधे श्याम जी भी अपनी पलकों पर अपनी उंगलियों को फेरते हुए उनके साथ आगे बढ़ गए थे। लेकिन सिया की आंखों में हैरानी, एक डर साफ नजर आने लगा था। जैसे पंचायत का नाम सुनते ही एक क्षण के लिए वह सिहर उठी थी। उसे लगा था कि एक बार फिर से ये पंचायत उसके लिए ही तो नहीं बैठी है। लेकिन तभी पीछे से उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कंचन ने कहा, सिया, तुझे पता, आज तेरी वजह से इस मोहल्ले के लड़कियों के भाग्य बदलने वाले हैं, क्योंकि आज की ये पंचायत खुद राधे चाचा जी ने ही बुलवाई है। शायद आज सालों से चली आ रही ये नियम कानून अब बदलने वाले हैं। अब किसी भी लड़की के साथ अन्याय नहीं होगा, उसके ऊपर ज़बरदस्ती पंचायत का वो दकियानुसी नियम नहीं थोपा जाएगा। अब यहाँ की लड़कियाँ भी अपने वर को चुनने के लिए आज़ाद हैं। वो अपनी मर्जी से अपना मत रख सकती हैं। और ये सब पता किसकी वजह से हुआ है? सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारे साथ जो गलत हुआ था ना, उसे ही देखते हुए आज पंचों ने सालों से चली आ रही इस परंपरा को ख़त्म करने के लिए ही पंचायत बुलवाया है। अपनी बातों को कहते हुए कंचन के होठों पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन सिया अपनी जगह पर खामोश, साथ ही किसी सोच में भी नजर आ रही थी। तो उधर दिल्ली में अपने बेड पर बैठी राध्या, जिसका चेहरा इस वक्त मायूसी से लटका हुआ था, तभी कमरे के दरवाजे पर खड़े अच्युत को देख उसकी आंखें छलक आई थी। अब वो कभी नहीं आएगी अच्युत, वो वाकई में जाते वक्त
सारे रिश्ते ख़त्म करके गई है। तुझे पता, उसने यहाँ से जाते वक्त किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया था। यहाँ तक कि जो सामान, जो कपड़े उसके लिए खरीदे गए थे, उन्हें भी वो यही छोड़ कर गई है। तो वही अच्युत, जिसके चेहरे पर एक मायूसी थी, राधिका की आंखों से छलकते आंसुओं को देख उसके पास ही जाकर बैठ गया था। छोड़ ना, वो अपनी मर्जी से गई है, इसलिए तू भी उसे भूल जा। कैसे भूल जाऊँ यार, वो मेरी दोस्त बाद में थी, पहले वो मेरी बहन थी। एक बार जाने से पहले कॉल या मैसेज ही कर दिया होता, एटलीस्ट एक बार मिल लिया होता। क्या वाकई में हम उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे? हमारे बीच की बॉन्डिंग, हमारी फ्रेंडशिप बस एक नाम का था, जो ऐसे बिना बताए हमसे सारे रिश्ते तोड़कर चली गई। अच्युत की बातों का जवाब देते हुए राध्या ने कहा था, और पास ही बैठे अच्युत के कंधे पर अपने सिर को रखते हुए वह सिसक भी उठी थी। जहाँ अब तक अच्युत की भी आंखों में एक नमी उतर आई थी, लेकिन राध्या को अपने बाजुओं में पकड़ते हुए उसने अपने सिर को ऊपर उठा लिया था, ताकि आंखों की नमी बाहर न छलक जाए। तो वही इस बार राधा की बातों को सुनते हुए दरवाजे पर खड़ा राम, उसकी आंखों में भी एक नमी उतर आई थी, लेकिन उन आंखों में एक गुस्सा भी साफ नजर आ रहा था। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।